सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम। साथियों, आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप बहुत से शिक्षक साथी फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी के बारे में जान चुके होंगे और अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या आवश्यक रणनीतियों पे कार्य कर रहा होगा हमारा एमएचआरडी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी समझेंगे कि दरअसल हम लक्ष्य को, जो एफएलएन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमारी क्या क्या रणनीतियाँ होंगी। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो सबसे पहले हमारी दरअसल लगभग 5 तरह की रणनीतियाँ हैं जो हमारी यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी को क्या कर देंगे, एम को हमारे फुलफिल कर पाएंगे। तो ये 5 तरह की आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रणनीति। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है curriculum revamping, pedagogical innovations, restructuring of teacher education program, revisiting assessments and administrative support। अगर इसको हिंदी में देखें तो ये हमारी 5 तरह की जो रणनीतियाँ हैं वो पाठ्यचर्या में सुधार, शैक्षणिक नवाचार, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का पुनर्गठन, पुनर्निरीक्षण, आकलन और प्रशासनिक सहायता। दरअसल ये है क्या, इनके अंदर क्या क्या हमें करना होगा या क्या क्या सरकार हमारी कर रही है, एमएचआरडी कर रही है, तो हम एक एक करके बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है किसी कैरिकुलम रिवैम्पिंग, पाठ्यचर्या में सुधार। सबसे पहले जो हमारा कंडीशंस होंगी, तो हमारी जो आपकी एनईपी है वो प्री प्राइमरी और को प्राइमरी ग्रेड के पाठ्यक्रमों में निरंतरता की बात करती है। कि जो प्री प्राइमरी स्कूल में, मतलब कि एक से पहले जो स्कूल्स हैं जिसे बाल वाटिका का नाम दिया गया है, उससे हमारी क्लास स्टार्ट हो और प्राइमरी ग्रेड में इनके बीच में निरंतरता हो। ऐसा ना लगे कि ये 2 ग्रेड है, इनके बीच में निरंतरता होगी। करिकुलम में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद होगा दूसरा स्टेप होगा हमारा कंटेक्सुअलाइज्ड करिकुलम, जो प्रासंगिक पाठ्यचर्या का विकास। ये दूसरा हमारा क्या होगा, करिकुलम रिवैम्पिंग में लक्ष्य होगा। इसका मतलब हो गया कि भी हमारे जो है एक ही पाठ्यक्रम सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो, ये जस्टिफाई नहीं होगा बच्चों के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी और बच्चों के जो नीड के हिसाब से करिकुलम डेवलप करना होगा। ये उसके लिए हमें काम करना होगा। तीसरा हो गया हमारा मोर स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन द करिकुलम। पाठ्यचर्या में बच्चों को अधिक स्थान होना चाहिए। कैसे कि हमारे जो अधिक स्थान का मतलब क्या हो गया कि हमें बच्चों के फिजिकल, मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, पाठ्यचर्या को बनाना होगा। ऐसा ना कि वो पाठ्यचर्या सिर्फ एक ही बच्चे के लिए एप्लीकेबल हो, वो सब बच्चों के लिए जस्टिफाई हो, मोर स्पेस हो उनमें। इसकी बात हमारा करता है ये। उसके बाद बहु ये संसाधन सामग्री का विकास, इसका मल्टीपल रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। बच्चा सिर्फ आइडिया टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित न रह जाए, उसके अलावा भी उसके क्या हो, जो एफएलएन को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हमें और भी स्किल्स डेवलप करनी होगी बच्चों के बीच में, ताकि वे मल्टीपल रिसोर्सेज अप्लाई करते हुए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत संसाधन सामग्री का विकास करना होगा। उसके बाद लास्ट हो जाता है ई कंटेंट। बिना बच्चे जो होते हैं हमारे, बिना ई कंटेंट, बिना जब तक वीडियोग्राफी इत्यादि नहीं देखते तब तक उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता किसी चैप्टर में। तो इसके लिए हमें क्या करना, ई कंटेंट, ई सामग्री का विकास भी करना होगा जो कि सिलेबस को टच करता हो। हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक स्कैन करना होता हमें उसको, तो वहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह से ई कंटेंट हमें डेवलप करना होगा। तो ये है करिकुलम रिवैम्पिंग की बात। अब आती है पेडागोजिकल इनोवेशन, शैक्षणिक नवाचार कैसे होगा। अन्वेषण के लिए पर्याप्त स्थान देना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन। बच्चों को जो है पर्याप्त स्थान देना होगा। कैसे कि बच्चे जो हैं बुक तक ही ना सीमित रह जाएं, बच्चे क्या करें, बच्चे जो है आपके हम क्या करते हैं, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी की स्किल्स को हम फीड नहीं कर पाएंगे बच्चों के अंदर। बच्चों जब तक खुद बच्चे अपने
एक्टिविटीज़ बेस से अपने अन्वेषण और उनको पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाएगा बच्चों को एक्टिविटीज़ करने के लिए, तब तक हम FLN के एम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासरूम प्रोसेस, बहुकक्षा प्रक्रियाओं का परिचय। इसमें क्या होगा कि हमें क्या करना, मल्टीपल पैडागोजिकल टेक्निक्स लगानी होगी। बच्चों को पढ़ाते हुए एक ही टेक्निक से नहीं पढ़ाना होगा, तो बहुकक्षा प्रक्रियाओं में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसके बाद इंटरेक्शंस विद द टीचर ऑफ अदर क्लासेस। इसका मतलब है हमें दूसरे दूसरे शिक्षकों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षक अपने स्टेट गवर्नमेंट के शिक्षकों को क्या करना है, इंटरेक्शन करनी होगी, और शिक्षा में जो नए नए नवाचार होंगे उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा पैडागोजिकली अपने शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद रिसर्च जो आपकी शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में शोध और अभ्यास। जब तक शोध और अभ्यास निरंतर नहीं होगा, हम पैडागोजिकल इनोवेशन से बहुत दूर रह जाएंगे। तो ये इस तरह से चार हमें इन एम्स को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शिक्षा 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 कार्यक्रमों का पुनर्गठन। तो सबसे पहले आता है कि हमारी जो मौजूदा सेवा पूर्व कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण करना होगा, जो अभी तक चलती आ रही है। हमें नए जो आयामों को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उन प्री सर्विसेज प्रोग्राम को। दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्री सर्विस प्रोग्राम। अब हमें नवीन पूर्व सेवा कार्यक्रमों का विकास करना होगा, जैसे प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं, माना एक ही टीचर्स को ये दोनों कार्य करने हैं, तो उनके लिए क्या होगा, कुछ डिग्री या डिप्लोमा या इस तरह से कार्यक्रम हमें क्या करने पड़ेंगे, एडअप करने पड़ेंगे, ताकि वे जो है पूर्व क्लासेस बाल वाटिका और दूसरी क्लासेस को भी क्या करें, हैंडल कर पाए। उसके बाद तीसरी बात है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर। जो मौजूदा शिक्षकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करने पड़े। जैसे कि अभी पूरे देश में दीक्षा प्रोग्राम चला था, जिसमें कि टीचर ने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम, कैपेसिटी बिल्डिंग की थी अपनी उन दीक्षा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो उसके बाद हो गया हमारा कि डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर टीचर। शिक्षकों के लिए मॉड्यूल का विकास करना पड़ेगा, और वो विकास में वो स्वैच्छिक हो, वो उसमें क्या कर सके, नवाचार कर सके। ये ना कि मॉड्यूल जो आपने डेवलप कर दिया उसी पर टीचर्स उन्हीं मॉड्यूल्स को अप्लाई कर रहे हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, उस मॉड्यूल्स जो होगा उनको क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विद्या संस्थाओं में, और हो सके तो उसके अलावा भी वे नवाचार कर सकते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पर होगा। उसके बाद हो गया हमारा पुनर्निरीक्षण आकलन। उसमें देखो हर एक बच्चे को एक ही अगर हम आकलन क्या करें, एक ही प्रपत्र एक ही क्वेश्चन पेपर दे दें तो वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मल्टीपल असेसमेंट टेस्ट और टेक्निक्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा, तकनीकों की बहुलता मूल्यांकन को। उसके बाद आता है दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मॉडल असेसमेंट टेस्ट बेस्ड लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के बेसिस पर ही हमें क्या बना, मॉडल असेसमेंट टेस्ट बनाने होंगे। ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, लर्निंग आउटकम कुछ निकल रहे हैं, लेकिन हम टेस्ट पेपर कुछ और बना रहे हैं, तो हम बच्चे की CCE नहीं कर पाएंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चंस बैंक। हमें एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बैंक बनाने होंगे बच्चों को उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके साथ ही क्रिएशन ऑफ ऑडियो विजुअल टूल्स फॉर असेसमेंट, और आकलन के लिए ऑडियो विजुअल्स उपकरणों का भी विकास करना होगा। क्योंकि अगर ऑडियो विजुअल का विकास नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, तो बच्चे बहुत से, कहीं बच्चे ऑडियो विजुअल्स में ही बहुत अच्छे लर्निंग आउटकम दे पाते हैं। तो इस तरह से हम पुनर्निरीक्षण आकलन करेंगे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब सब कुछ हम कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से प्रशासनिक सहायता क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिटी टीचर्स, रेगुलर बेसिस टीचर्स होंगे। इस तरह के टीचर्स नहीं होंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं होंगे। जो हमारे जो FLN के लिए है, तो हमारे जो रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिटी टीचर्स और रेगुलर बेसिस पे होना, उनका होना अनिवार्य है। दूसरा हो गया आपका एश्योरिंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तो हम FLN से बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि इस समय MDM के साथ साथ पौष्टिक आहार या दूध, कहीं राज्यों में दूध भी मिल रहा है, तो वो भी इसी FLN के ही एक समझ ले कि रणनीति के तहत ही हो रहा है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है कि हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी
पार्टिसिपेशन, सामुदायिक सहभागिता का विकास जब तक नहीं होगा तब तक एफएलएन की जो है एम को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमें सामुदायिक भागीदारी, एसएमसी की ट्रेनिंग इत्यादि भी इसका एक समझ लो कि लक्ष्य पाने के लिए एक स्ट्रेटेजीज में उसको भी एक स्थान दिया गया। अब आप इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें अगर, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एक्सपर्ट्स जो होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के रिसोर्स पर्सन्स को अपने इनोवेटिव प्रोग्राम्स समझाएंगे, देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगा उन प्रोग्राम्स में से कुछ प्रोग्राम स्वैच्छिक रूप से लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो कि रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि चाहे बच्चों की नीड होगी, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स में जब इम्प्लीमेंट होगा तो वो फीडबैक देगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी फीडबैक देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस तरह से हमारा एफएलएन का जो है क्रियान्वयन होगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसी तरह आप एफएलएन को किस तरह से स्ट्रेटेजीज में इस क्या क्या स्ट्रेटेजी एमएचआरडी के आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव ए नाइस डे।